नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। ये तो होना ही था। राहुल गांधी ने कल सदन में जिस तरह से जो बातें की और भारतीय जनता पार्टी को जो मिर्ची लगी, उसके बाद ये तय था कि स्पीकर साहब का ब्लड प्रेशर हाई होगा और पता नहीं रात को सो भी पाए होंगे या नहीं सो पाए होंगे। और सुबह आए और राहुल गांधी के भाषणों के कुछ अंश हटवा दिए गए। ये पहली बार नहीं हुआ है। राहुल गांधी के भाषणों के अंश हटाने की परंपरा इस सदन में बहुत पहले से चलती आई है। मेरी समझ में तो यह नहीं आया कि जब प्रधानमंत्री पूछते थे चुनाव के दौरान कौन राहुल, पूरा संघ, बीजेपी, कारपोरेट हाउस, मीडिया हाउस पूछते थे कि ये तो पप्पू है, ऐसे तो कुछ आता जाता नहीं। लेकिन जब पप्पू ने अपना पुतिन वाला रूप दिखाया तो ये सब भाग क्यों खड़े हुए। राहुल गांधी का पूरा भाषण कल मैंने सुना। मैं भी हिंदू, मैं तो ब्राह्मण हूं, लेकिन मुझे तो उसमें ना तो अपने हिंदू होने में कोई लाज आई, ना ब्राह्मण होने में लाज आई। मैं कोई भी जाति का होता तो भी मुझे लाज नहीं आती, और ना मुझे उसमें राहुल गांधी के कोई भाषण में कुछ भी ऐसा नजर आया जो हिंदुओं को खराब कह रहा हो। राहुल गांधी ने उन लोगों को इंगित जरूर किया जो जय श्री राम का नारा लगा के हिंसा करते हैं। आप मुझे बताइए, राम के कौन से आचरण में ऐसा होगा कि भगवान राम का नाम लो, किसी की हत्या कर दो। लेकिन हमने पिछले 10 सालों में ऐसे गंदी मानसिकता के लोग देखे हैं जो जय श्री राम कह के और लोगों की हत्या कर दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, लोगों को घरों को जला दे रहे हैं। अब मुझे बताइए, क्या ये हिंदू होंगे? हिंदू अहिंसक होता है, हिंदू सहिष्णु होता है, वो किसी भी बात का बुरा नहीं मानता। लेकिन जो लोगों के दिमाग में तेजाब भर दिया गया है भगवान राम के नाम को लेकर, वो हिंदू कैसे हो सकते हैं? इन लोगों ने हिंदू शब्द का हा भी नहीं पढ़ा है, जो लोग अब भड़क रहे हैं। और राहुल गांधी ने कल अपने भाषण से इन लोगों के चेहरे बेनकाब कर दिए। मुझे तो हैरानी हुई। एक महाराज हैं, आंखों से दिखता नहीं है, उनको पहले मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था, लेकिन फिर मैंने उनके भाषण सुने। किसी की हत्या करने का आह्वान, किसी को गाली देने का आह्वान, किसी को गंदा सा शब्द कहने का इस्तेमाल, तो मेरे मन में उनके प्रति बहुत घृणा तो नहीं आई, बड़ा दुख लगा कि मुझे गेरुआ वस्त्र पहन के लोग हिंसक कैसे हो सकते हैं। जो गेरुआ वस्त्र पहने हुआ व्यक्ति है वो किसी की हत्या की बात कैसे कर सकता है, किसी की जीभ काटने की बात कैसे कर सकता है। वो महाराज आज एक चैनल पर बैठकर बयान दे रहे थे कि मुझे राहुल गांधी के भाषणों से बड़ी आपत्ति, ये देख सकते नहीं है, सुन के कह रहे होंगे। मैंने सोचा कि मैं अगर ये सामने होता तो मैं कहता महाराज मुझे आपके गेरुआ वस्त्र पहनने से बड़ी आपत्ति है, क्योंकि मैं जिस गेरुआ वस्त्र का सम्मान करता हूं उसमें हिंसा तो कहीं है ही नहीं। आपने तो राहुल गांधी का ABCD भी नहीं समझा। राहुल गांधी तो आपसे कहीं ज्यादा महान है जो कह रहा है जो हिंसा कर रहा है वो हिंदू नहीं। आप गेरुआ वस्त्र पहन के हिंसा की बातें कर रहे हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये उम्मीद नहीं थी कि भगवान शिव की फोटो लेकर राहुल गांधी हाउस में दिखा देंगे। और राहुल गांधी ने मास्टर की पकड़ ली, कहा कि देखिए जैसे ही मैं भगवान शिव की फोटो पकड़ता हूं कैमरा मेरे सामने से हट जाता है। दोबारा उठाई, कैमरा हटा, तो उन्होंने स्पीकर फोन से कहा स्पीकर साहब देख लीजिए, फिर हट गया कैमरा। राहुल गांधी ने चुन चुन के वो निशाने लगाए जिसकी बीजेपी ने कल्पना नहीं करी थी। सभी पत्रकारों का मानना यह है कि आजाद भारत से लेकर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि नेता प्रतिपक्ष बोल रहा हो और प्रधानमंत्री बीच में खड़े हो गए। एक बार नहीं, 2 बार खड़े हो गए। सबसे ताकतवर नेता गृह मंत्री अमित शाह को अपनी सुरक्षा की मांग करनी पड़ रही है। सब मेरे को हमको संरक्षण चाहिए। अमित शाह की तेज तर्रार रूप से पूरे देश को संरक्षण चाहिए, वही अमित शाह स्पीकर से संरक्षण मान रहे हैं। और राहुल गांधी के उस अंश को हटाकर बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। प्रधानमंत्री बोलेंगे सदन में, अब क्या बोलेंगे जब वो अंश ही नहीं है। अगर वो अंशों पे कुछ बोलते हैं तो हैरानी होगी, क्योंकि वो अंश तो है ही नहीं, वो तो भाग ही नहीं है। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि लोकसभा में ऐसी स्थिति कब कब पैदा हुई, राज्यसभा में ऐसी स्थिति कब कब पैदा हुई। तो मैंने देश के उन पत्रकार, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं अभी बताऊंगा उनके बारे में, मैंने उनसे अनुरोध किया थोड़ी देर हमारे साथ शामिल हो जाइए। वो राज्यसभा टीवी में रहे हैं, सदनों में लोकसभा की कार्रवाई बहुत करीब से देखी है। देश के वो बड़े पत्रकार हैं जो टीवी की दुनिया में, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया में, टीवी फिल्म में, गजल में, प्रिंट मीडिया में कोई ऐसी विधा नहीं है जिसके वो मास्टर नहीं रह चुके हों। मैं उनको पत्रकारिता का विकिपीडिया कहता हूँ। इस उम्र में इतने ज्यादा एक्टिव हैं। अभी उन्होंने मिस्टर मीडिया एक किताब का विमोचन हुआ इनकी, और बहुत शानदार किताब है। मैं उस किताब के बारे में जिक्र करूंगा। तो मैंने उनसे अनुरोध किया थोड़ी देर को आइए आप
और हमें समझाइए कि जो अंश हट गए हैं राहुल गांधी के, वो अंश कितना दुख पहुंचाएंगे, क्योंकि सबके पास में वो बयान है, रिकॉर्डेड बयान है। तो हम चलते हैं सीधे राजेश बादल जी के पास। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। पहले तो आपको बधाई, आपकी एक शानदार किताब मार्केट में आ चुकी है। पहले मैं उस किताब के बारे में ही आपसे पूछना चाहूंगा कि दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आपके पास रखी हो राजेश की किताब, अगर आपके दाएं है तो जरा दिखा दीजिए वो किताब अगर आपके पास में हो। और वो शानदार किताब मीडिया के ऊपर, एक मीडिया कैसे शानदार व्यक्ति ने लिखी है, मिस्टर मीडिया। ये अमेजोन पे है ना राजेश जी? जी हाँ, अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, और अच्छा, ऑनलाइन आप पब्लिशर से भी मंगा सकते हैं। और तो ये मैं मैं आपको बता दूं कि भारत की आजादी के बाद मीडिया के कार्यकलापों पर बारीकी से गौर करने वाली पहली किताब है, जिसमें लगातार 6 साल तक एक एक कदम पर ऑब्जर्व के उसको किया गया है, रेडियो, शानदार। प्रिंट, टेलीविजन या सोशल मीडिया। जी अच्छा, और मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मेरे ऊपर जो उत्पीड़न हुआ था, चैनल को जो बंद किया गया था, वो हिस्सा भी इस किताब में है। तो आप लोग अमेजोन पे मिस्टर मीडिया को सर्च कीजिएगा, ये किताब मंगाइएगा, पढ़ के आपको मीडिया के काफी चरित्र के बारे में पता चलेगा। राजेश जी, मूल मुद्दे पे आता हूँ। आपने सदन को बहुत ज्यादा देखा है, मैंने इतना ज्यादा नहीं देखा। राहुल गांधी के भाषणों को हटाकर क्या मोदी जी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया, या कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है? बल्कि मैं ये सही शब्द नहीं कह रहा हूँ, हटाया तो स्पीकर ने, लेकिन ये संवैधानिक शब्द भले ना हो, लेकिन बच्चा बच्चा जानता है कि बिना मोदी जी की अनुमति जी के स्पीकर सांस नहीं लेते। तिलमिला गए थे जब राहुल गांधी ने उनसे कहा कि आप तो मोदी जी के सामने झुक के मिलते हैं, मुझसे खड़े होकर हाथ मिलाते हैं। तिलमिला के उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति बताती है कि बड़ों के सामने झुका जाता है, पैर छू लिया जाता है। और फिर पलट के राहुल ने कहा कि इस सदन में सबसे बड़े आप हैं, स्पीकर सबसे बड़ा होता है। पता नहीं, मुझे याद आया मानो कोई करेक्टर नया है। मेरा एक मित्र है, वो 24 साल में डीएम बन गया। अब कोई तहसीलदार आ जाए जो 65 साल का हो, तो क्या डीएम अपनी कुर्सी से खड़े होकर उसके सामने झुकने लगेगा? हर चेयर का अपना एक मान होता है। उम्र ठीक है, उम्र का सम्मान देना, लेकिन हर कुर्सी का भी एक मान होता है। क्या ये जो अंश हटे हैं, इसमें कांग्रेस को और ताकत दे दी? नियम क्या है, प्रधानमंत्री किस पे बोलेंगे? क्योंकि वो हंसे हटे हुए शब्द तो पार्टी नहीं है लोकसभा का भाषणों का। देखिए संजय, आपने जो कहा कि क्या मोदी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी दे मारी है या कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा, मैं तो ये कहूंगा कि कल के इस घटनाक्रम में अनजाने में स्पीकर साहब ने मोदी के पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी है। बात ये हुई है। और कल देखिए, हम लोग करीब करीब 45-48 साल से लोकसभा के अध्यक्षों को देखते रहे हैं, लेकिन बहुत खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कल जो भूमिका स्पीकर साहब की थी, वो बिल्कुल भी स्पीकर की गरिमा वाली नहीं थी। देखिए, राहुल गांधी अपने पूरे अंदाज में थे, फुल फॉर्म में थे, और एक लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उनका जो पहला भाषण था, तो वो जाहिर काफी तैयारी करके आए थे। उसकी तुलना में सत्ता पक्ष की बेंचें उस तरह से धारदार उत्तर नहीं दे पा रही थी। जब मुझे ऐसा लगा, ये मेरा मानना है कि जब मैंने देखा कि स्पीकर साहब ये देख रहे हैं, उनके चेहरे पर बेचैनी दिख रही थी कि सत्ता पक्ष की बेंचों से उत्तर क्यों नहीं आ रहा है, तो फिर उन्होंने सत्ता पक्ष का मोर्चा खुद ही संभाल लिया। और उन्होंने देखिए, परंपरा है संजय कि जब लीडर ऑफ द हाउस और एलओपी जब बोलते हैं, तो आमतौर पर कोई टोकता नहीं है, कोई बीच में खड़ा नहीं होता है। तो लेकिन हमने कल देखा कि राहुल गांधी के बोलने के दरमियान स्पीकर साहब ने कितने बार टोका। यानी कल वो भूल गए थे कि वो लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं, और या फिर वो एक बीजेपी के सांसद हैं। अव्वल तो मैं बताऊं, ये बड़ी परंपरा ऐसी नहीं है। जो स्पीकर होता है बड़ा निष्पक्ष माना जाता है, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के माना जाता है, और ये अपेक्षा की जाती है कि स्पीकर किसी दल विशेष के साथ अपने को जोड़ के ना रखे। मैं आपको बताऊं, नीलम संजीव रेड्डी जो बाद में राष्ट्रपति बने, पहले लोकसभा अध्यक्ष भी थे। लोकसभा अध्यक्ष होने के कारण उन्होंने अपनी पार्टी कांग्रेस से नैतिक आधार पर इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि मैं अब किसी पार्टी का स्पीकर नहीं हूं, मैं अब उस सदन का स्पीकर हूं जिसको सारा देश देख रहा है। तो स्पीकर की भूमिका इतनी गरिमावान होती है। लेकिन कल
हमने देखा कि स्पीकर साहब ने सारी गरिमा तार तार कर दी। ये बताइए, जो रात को तय हुआ, कि कहां तय हुआ, किसने तय किया कि जो टिप्पणियां थी राहुल गांधी की वो हटा दी जाएं। अब इसमें क्या गलत है कि अगर राहुल गांधी ने मान लीजिए ये कहा कि श्रीमान आप समूचे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बीजेपी समूचे हिंदू मतदाताओं का प्रतिनिधित्व नहीं करती, ये इसमें क्या गलत है? भाई कांग्रेस के लोग भी तो हिंदू हैं, समाजवादी पार्टी के लोग भी हिंदू हैं, आप वामपंथी भी तो हिंदू हैं, तो उनके जो मतदाता हैं क्या वो हिंदू नहीं है? तो ये इसमें क्या गलत है? नीट की परीक्षा को लेकर के अगर कोई कंसर्न नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनका है तो क्या गलत है? और रख सकते हैं। कांग्रेस एक बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी है और लोगों के और खासतौर पर नौजवानों के मसले, बेरोजगारी के मसले उठाने का उसको हक है। अग्निवीर, उसमें भी अगेन नौजवान आते हैं, अग्निवीरों के बारे में जो बोला गया उसको भी कार्रवाई से हटा दिया गया। तो ये बात जो है, मैं आपको बताऊं कि एक संविधान का जो बेसिक प्रावधान है वो उसका उल्लंघन है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ही ये अधिकार है कि अनुच्छेद 105(2) में आप किसी सांसद के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कुछ अश्लील नहीं है, गाली गलौज नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, किसी की निंदा नहीं है, किसी के चरित्र हनन नहीं है, तो उसको हटाने का क्या वजह है? और इसीलिए आज उन्होंने अपनी चिट्ठी जो लिखी है उस पर एक्शन लेने के लिए, वो बिल्कुल जायज सी बात है कि उन्होंने जो प्रस्ताव 380 का हवाला दिया है उसके तहत वो चिट्ठी लिखी है। जी राजेश जी, राजनीतिक रूप से अगर लिए जाए तो सदन की कार्रवाई होगी, अगर राजनीतिक रूप से लिया जाए तो क्या लगेगा कि कल नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया है उसमें आप 100 में कितने नंबर देंगे उनको? क्या अगर पैमाना हो आपके पास में 100 में नंबर देने का राहुल? देखिए, 10 वर्षों से नेता प्रतिपक्ष कोई नहीं था और 10 वर्षों के बाद इस देश ने एक नेता प्रतिपक्ष देखा है। और मैं आपको इस तरह से गिनाऊं कि देखिए, 10 साल पहले जो 8 साल का था वो अब बालिग मतदाता हो गया है। तो यानी 10 साल उसने अपने टीनेज में तो कोई नेता प्रतिपक्ष की भूमिका देखी नहीं। तो उसकी जो, मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जो कल राहुल गांधी की भूमिका थी वो इस देश के औसत आम आदमी की भावना का प्रतीक थी। उसमें उन्होंने, मैं मार्क्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि हम लोगों की जो अपेक्षाएं होती हैं, पत्रकारों की अपेक्षाएं होती हैं, वकीलों की अपेक्षाएं होती हैं, दुकानदारों की अपेक्षाएं होती हैं, शिक्षकों की अपेक्षाएं होती हैं, तो एक कॉमन मैन की जो अपेक्षाएं थी उन पर राहुल गांधी बेहद मैच्योर, परिपक्व और जिम्मेदार भूमिका में नजर आए। और जो हमारी बोलचाल की लैंग्वेज में कि कल उन्होंने महफिल लूट ली, कल के दूल्हे राहुल गांधी थे। जी राजेश जी, बार बार वो अवधेश प्रसाद को ले आते हैं। मैं कल कह रहा था जैसे सांड को लाल कपड़ा दिखा दो, सांड भड़क जाता है। अवधेश प्रसाद को देखकर आपको क्या लगता है, मोदी जी, अमित शाह, बीजेपी, इनके दिल में क्या बीतता होगा? और वो अयोध्या का जिक्र बार बार आना, भगवान राम ने आपको संदेशा भेज दिया ये कहना, अखिलेश यादव को अवधेश प्रसाद को आगे बढ़ाना, अब तो एक कदम आगे हो रहा है, अवधेश प्रसाद को डिप्टी स्पीकर बनाने की बात हो रही है। अब भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है तो उत्तर प्रदेश में पासी समाज के वोट बीजेपी को मिलते रहे हैं और दलितों में पासी समाज का हिस्सा बहुत बड़ा है। अब अगर बीजेपी डिप्टी स्पीकर पे अगर पासी अवधेश जी का नाम आता है, बीजेपी विरोध करती है, तो उत्तर प्रदेश के पासी समाज के वोट अपने हाथ से खो सकती है। यानी शतरंज की चौसर पर वजीर की वो चाल चल दी है जिसको रोक पाना बीजेपी को क्या लगता है संभव है? कौन सा मोहरा आगे बढ़ाएगी बीजेपी जिस चाल का मुकाबला कर सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर इस नजर से देखेगी तो यकीनन उसके लिए कोई चाल खोजना मुश्किल है। लेकिन मैं इस बात को संजय 1 मिनट के लिए अगर अलग भी कर दूं, हम इसको सियासी या मतदाता पॉलिटिक्स से ना भी जोड़ें, तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अवधेश प्रसाद को सामने रख करके जो कांग्रेस ने और प्रतिपक्ष ने जो बात कही है, जो संकेत देना चाहते हैं, वो मैं ये कहूंगा कि देखिए,
भारत का लोकतंत्र कई बार प्रतीकों में बात करता है। तो अवधेश जी एक प्रतीक बनकर उभरे हैं। आप के पास सारा संदर्भ और रिकॉर्ड होगा। आप अयोध्या और बनारस दोनों का 1952 से एक रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर ये दोनों, मतलब काशी भगवान शिव की नगरी है, अयोध्या उनके भक्त राम की नगरी है, और इन दोनों नगरियों में आप देखें तो जो एक ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, हमारे हिंदू सोच में क्या तरीका है कि जो ईश्वर है उसकी कल्पना जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि सबका भला चाहता है, सबका कल्याण चाहता है। तो अयोध्या और बनारस के जरिए जो प्रतीक आए हैं वो प्रतीक यही हैं कि वहां आप किसी मजहब में बांट करके अयोध्या को नहीं देख सकते, बनारस को नहीं देख सकते। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये बुरा लग रहा है, क्योंकि वो जो कल्पना है अयोध्या की, ईश्वर की जो कल्पना है, वो सब, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अगड़ा हो, चाहे पिछड़ा हो, सिख हो, बौद्ध हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी हो, ये कल्पना वो है जो सबको समदर्शी, एक समान देखती है। और इसलिए बीजेपी को ये बुरा लग रहा है। इसका निदान क्या है, रास्ता क्या है? ये संसद वाले मसले की बात आप कर रहे हैं या नहीं, अगर बीजेपी को बुरा लगता है तो रास्ता है क्या? क्या कैसे रोकेगी अब अपने आप को बीजेपी? नहीं, अब तो देखिए, अब उसके हाथ से तो बाजी एक के बाद एक फिसलती जा रही है। जैसे मैंने अभी कहा कि स्पीकर ने कुल्हाड़ी मोदी जी के पैर पे दे मारी है। अब वो जो कल का सारा एपिसोड था, भारतीय जनता पार्टी अपने ही जाल में उलझ गई है। आप देखिए कि अगर आप तो चेहरे को पढ़ना जानते हैं बहुत सारे लोगों को, और आप कई बार आकलन भी करते हैं। कल मोदी जी और अमित शाह जी का चेहरा देखा आपने? इन दोनों का क्या होता है, सच कड़वा होता है, सच सर चढ़ के बोलता है और झूठ के पांव नहीं होते। तो कल एक तरह से ये जो सामने आया है वो राहुल का सच था। और सच क्या था? वो सच उन्होंने बोला नहीं, लेकिन मैं वो कहता हूं कि वो सच वही था जो महात्मा गांधी बोलते थे, सत्याग्रह जिसको बोलते थे, सत्य के साथ आग्रह। तो भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब तो दिनों दिन बढ़नी है। अफसोस की बात यह है कि अब लोकसभा अध्यक्ष भी उनका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि उनको इस रूप में याद किया जाएगा कि उनको कोई याद ना करे। जी। आपने तो बहुत सदन बहुत करीब से देखा है, राजेश जी, वहां पे रह के देखा है राज्यसभा टीवी में। क्या किसी स्पीकर की इतनी फजीहत होती हुई देखी है? सोशल मीडिया में उनके ऊपर मीम बन रहे हैं। कुछ लोग तो उनकी बेटी को भी ले आए हैं बीच में कि बेटी ने आईएएस कैसे क्वालिफाई कर लिया, अब इसकी भी जांच हो। कभी किसी लोकसभा अध्यक्ष की ऐसी फजीहत हो, ऐसे लोग सोशल मीडिया पे उनको क्रिटिसाइज करें, उनके आचरण पर सवाल उठाएं, किसी देखा है आपने कभी ऐसे किसी लोकसभा अध्यक्ष को? संजय, देखिए, बेटी का मामला अलग होता है, उसको तो मैं इसमें बीच में नहीं डालना चाहूंगा। लेकिन ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि कोई भी लोकसभा अध्यक्ष रहा हो, हमने हमेशा देखा, और कारण ये था कि कांग्रेस के सामने जो प्रतिपक्ष रहा उसकी संख्या हमेशा कम रही। तो स्पीकर ने प्रतिपक्ष को जरूरत से ज्यादा संरक्षण दिया। हमने तो ये देखा, यहां तो स्पीकर ही एक पार्टी बन गया है, बीजेपी पार्टी का नुमाइंदा नजर आता है। हमने देखा, हमने अपने बलराम जाखड़ साहब को 10 साल तक देखा, जिनका बड़ा रिकॉर्ड है। उनके जमाने में कभी भी बीजेपी ने शिकायत नहीं कर पाए कोई। हमने नीलम संजीवा रेड्डी का आपको उदाहरण दिया। नीलम संजीवा रेड्डी ने तो पार्टी छोड़ दी थी, कांग्रेस, इस्तीफा दे दिया था ताकि उनकी और स्पीकर के पद की गरिमा बनी रहे। हमने पीए संगमा को देखा। पीए संगमा को आप देखिए तो उन्होंने, हाँ, सुमित्रा महाजन जी को भी हमने देखा, लेकिन उन्होंने एक गरिमा का एक न्यूनतम स्तर बना के रखा। ये अलग बात थी कि वो चाहती तो लीडर ऑफ अपोजिशन एलओपी दे सकती थी, क्योंकि वो 1967 के बाद वो व्यवस्थाएं बदल गई थी, तो चाहती तो दे सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते और एक स्पीकर होने के नाते उन्होंने सदन की गरिमा बना के रखी। आप कई जितने भी ये देखें, पुराने भी देखें, मावलंकर जी से लेकर के ढिल्लों तक, और काफी पुराने जो हैं और नए जो बाद के लोग आए हैं,
उनमें भी अगर आप देखें तो किसी ने भी लोकसभा अध्यक्ष की पद की गरिमा से खिलवाड़ नहीं किया। ये पहली बार हम पा रहे हैं और इसका जो जो मैं कहता हूं कि यश की पूंजी आदमी बार बार नहीं कमाता। ये बिरला जी ने जो कल का जो काम किया है वो उन्होंने अपना सारा यश अपयश में बदल दिया। जी। ये बात तो ठीक है, यश अपयश को बदल दिया, लेकिन एक चीज और खतरनाक है बीजेपी के लिए। राजेश जी, नतीजे आने के बाद बीजेपी के कुछ विधायक मेरे ऑफिस में आए, नाम लेना ठीक नहीं है, मेरे मित्र हैं, और उनका कहना था कि संजय जी, व्यक्तिगत बातचीत है आपसे, लेकिन नतीजे बहुत अच्छे हैं, इन लोगों का घमंड टूटना बहुत जरूरी था। हमारी पार्टी के ये दो नेता ये घमंड में इतने चूर हो गए थे, एक अकेला सब पर भारी, ये नारा पूरी पार्टी को ऐसी तैसी कर गया। तो क्या वही बात पार्लियामेंट में भी दिख रही है? इससे पहले अगर राहुल गांधी मोदी जी का नाम लेते थे तो सारे सांसद खड़े होकर मोदी मोदी चिल्लाने लगते थे, जय श्री राम का नारा गूंजने लगता था। लेकिन कल मैं देख रहा था कि जब राहुल गांधी हमला कर रहे थे, ताड़ 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 हमला कर रहे थे, तो राजनाथ सिंह एक बार खड़े हुए अग्निवीर वाले मामले पे, अमित शाह खड़े हुए, भूपेंद्र यादव हुए, मोदी जी भी 2 बार खड़े हो गए, लेकिन जो बाकी सांसद थे बीजेपी के, जो हमला होना चाहिए था राहुल गांधी पे, उतना हमला होता नजर आया नहीं। यानी अब बीजेपी के अंदर से भी मोदी के सिंहासन को खतरे पैदा होने शुरू हो गए हैं क्या? अभी तक भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई है, एनडीए की तो हो गई है बैठकें। जो पहले कहते थे मोदी सरकार, अब वो एनडीए सरकार तो कहने लगे हैं, लेकिन भाजपा संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई जा रही है। क्या डर ये है कि संघ भी जो चाहता है उसके चाहने के हिसाब से अगर कुछ सांसद खड़े हो गए और कहा कि मोदी जी, हार का बड़ा कारण ये था कि आपने कहा अब की बार 400 पार, और आपके अकेले इस नारे ने हवा निकाल दी। तो ये क्या डर है? कल पार्लियामेंट में नजारा भी दिखा, सांसद मोदी के पक्ष में खड़े नहीं हुए। इसका मतलब अब क्या मोदी को चुनौती विपक्ष से ज्यादा अपनी पार्टी के अंदर से भी मिलने की संभावना है? ये डर लग रहा है उनको? देखिए, जो कूटनीतिक स्थितियां हैं और राजनीतिक स्थितियां हैं वो तो इस बात का संकेत दे रही हैं। और दूसरी बात यह है कि ये बात तो बिल्कुल सही है कि बीते चुनाव में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी जी अपने आप को इतने ऊंचे शिखर पर ले गए थे कि वो अपनी पार्टी के नेताओं को ही बड़ा गौण समझने लगे थे। हाँ, बहुत ही बौना समझने लगे थे। वो कहते थे कि मोदी की गारंटी 400 पार की बात तो वो कहते थे आप किसी को वोट मत दो, मुझे वोट दो। जहां अहम ब्रह्मास्मि का भाव आता है वहां ये देश सजा देता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, अब विधायक नहीं बोलते। आपको उत्तर प्रदेश के विधायकों ने कहा, मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और पंजाब और हिमाचल, वहां के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं कि ये ठीक हुआ, गुरूर टूटा। एक संकेत हुआ। दूसरा, वो खफा थे कि मोदी जी ने जिस तरह से मोदी कांग्रेस बनाई है और असल बीजेपी को एक ताक में रख दिया है, उससे पार्टी को बहुत नुकसान होने लगा है। और इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खामोश है, अभी तक खामोश है। क्या आप भूल जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग हैं? वो क्यों बोलेंगे? तो वो जो चुप्पी है वो बहुत बड़ी चेतावनी है नरेंद्र मोदी के लिए। जी। जेपी नड्डा ने तो कह ही दिया था कि हमें संघ की जरूरत ही नहीं है, हमें संघ का क्या काम, हमारी तो 400 आई नहीं है। जेपी नड्डा के तो 2 कमेंट ही इस पूरे चुनाव में ले डूबे बीजेपी को। एक तो उन्होंने जब कहा कि संघ की जरूरत नहीं है, और दूसरा इतना उनको बोध हो गया था अपने बारे में कि बीजेपी जो मोदी कांग्रेस है वो इतनी ताकतवर हो गई है कि उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, संघ की जरूरत नहीं है। नड्डा जी ने बिहार में जाकर के कहा कि अब क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, अब प्रादेशिक पार्टियां मर जाएंगी। तो यानी अब उनको प्रादेशिक पार्टियों की जरूरत नहीं थी, क्षेत्रीय पार्टियों की जरूरत नहीं थी, संघ की जरूरत नहीं थी। अब आप देखिए, उन्हीं की चिरौरी कर रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की चिरौरी कर करके तो सरकार बन रही है। तो आप क्या कहेंगे? यही होता है भारत का लोकतंत्र संजय। कभी भी एक सीमा तक तो अधिनायक बनाने की छूट देता है, लेकिन एक सीमा के बाहर नहीं। और माफ कीजिए, नरेंद्र मोदी जी के अंदर बहुत गुरूर, दर्प, घमंड का भाव आ गया था चुनाव में, जो भारत की मतदाताओं ने उनको आईना दिखा दिया। जी। अच्छा राजेश जी, जो ये कहते थे जेपी नड्डा वो तो देवताओं के देवता हैं, चंपत राय कहते थे कि वो तो भगवान विष्णु का अवतार हैं,
तो क्या अब भी लोग कहेंगे कि ये तो देवताओं के देवता हैं, या मोदी जी कह पाएंगे मैं तो बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, मैं तो सीधा सीधा। कल राहुल गांधी ने कहा खटाखट खटाखट, भगवान मैसेज भेज रहे हैं खटाखट खटाखट अयोध्या में। देखिए, ये बात तो कल राहुल गांधी ने भी कही ना कि आप तो अवतार हैं, आपने तो उस अवतार होने के नाते ही आपने अंतरिक्ष से नोटबंदी कर दी, किसी एक अंतरिक्ष अदृश्य ताकत ने आपको इस तरह का आदेश दिया। तो जब ये किसी को भ्रम हो जाए कि वो एक विशिष्ट किस्म की पैदाइश है, तो फिर उसका बड़ा ये समझिए कि लोकतांत्रिक नुकसान होता है। और ये अगर उन्होंने समझा तो भाई, अगर वो बायोलॉजिकल हैं, वो अवतार हैं, वो राम हैं, वो कृष्ण हैं, वो शिव हैं, सब कुछ है, तो फिर अपनी पार्टी को बहुमत क्यों ना ले आए जादू की छड़ी घुमा के? भगवान के लिए क्या असंभव है? ईश्वर के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं होता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ईश्वर भी कर्म देखता है, धर्म नहीं देखे, बल्कि एक बार कर्म जरूर देखता है। ईश्वर कर्म को समझता है। जब आपने 10 वर्षों तक कर्म ही नहीं किया, तो आप किस आधार पर ईश्वर से वोट मांगेंगे? आप खुद को ईश्वर समझ सकते हैं, लेकिन ईश्वर से कहेंगे क्या? जी, तो आपको तो वो शेर और कविताएं भी बहुत याद आती हैं। कुछ कुछ एक शेर के भाव मुझे याद आ रहे हैं कि वो बुत तोड़ दिए जाते हैं जिनमें खुदा होने की बू आ जाती है। ऐसा शेर था ना, एक कविता थी बहुत अच्छी। तो उसका ये ना, खुद खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मैं समझता हूं मुझे अवाम की जरूरत क्या है। क्या बात है, क्या बात है। कुछ 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 एक तो यही ये भाव है, था ना। हाँ, और एक और है कि वो मुझको हुक्म देता है, सिपह सालार जो ठहरा, मैं उसकी जंग लड़ता हूं। ये बीजेपी के लोगों के लिए है। मैं उसकी जंग लड़ता हूं, मैं बस हथियार जो ठहरा। अरे वाह, उसे क्या हर बात है। शख्स को अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का नहीं, होशियार जो ठहरा। क्या बात है, बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन है। ये तो पूरी पूरी आपने पिक्चर खींच दी इसकी बीजेपी की। लेकिन लेकिन एक देखिए, इसमें एक शेर उत्तर का भी है। हाँ, आदमी समझा है वो कि बनकर खुदा रह जाएगा, आदमी समझा है वो बनकर खुदा रह जाएगा, और खुदा क्या ये तमाशा देखता रह जाएगा? क्या बात है, ये बारे वाह, क्या बात है। और वही हुआ अयोध्या में कि खुदा बनकर तमाशा देखता रह जाएगा। आप आधे अधूरे मंदिर का उद्घाटन करेंगे, चारों जी, शंकराचार्य मना कर रहे हैं, तब भी आप उनकी बात ही मान रहे हैं, शंकराचार्य को बुरा भला कह रहे हैं। और नतीजा क्या होता है कि मंदिर बनता है, मंदिर की छत टपकने लगती है, मुख्य पुजारी कहता है कि गर्भगृह में पानी भर रहा है। जिस मंदिर के नाम पे राजनीति की गई, दुनिया भर से चंदा इकट्ठा किया गया, करोड़ों अरबों रुपए का चंदा इकट्ठा किया गया, उस भगवान राम के मंदिर की मुख्य छत टपकती है, मूर्ति यहाँ पे वहां पानी भरता है, वहां मूर्ति हनुमान जी की खंडित होती है। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन का जिसका उद्घाटन करने जाते हैं उसकी बाउंड्री वॉल गिर जाती है। जो राम पथ बना था उसमें गड्ढे बड़े बड़े गड्ढे बन जाते हैं। पता चला कि कुछ इंजीनियर सस्पेंड हो गए, लेकिन सीवर डालने वाली गुजरात की कंपनी को सिर्फ नोटिस दिया गया। अयोध्या के बड़े बड़े ठेके गुजरात को दिए गए। भगवान राम को भी लूटने से बाज नहीं आते ये लोग, राजेश जी। भगवान राम की नगरी है अयोध्या, भगवान राम का जगह है अयोध्या। तो जो राम के संग ऐसा करेंगे तो क्या भगवान राम ने भी दिखा दिया कि घमंड नहीं भैया, घमंड नहीं। देखिए संजय, भगवान राम इस देश की लोकतांत्रिक आस्था का प्रतीक है। मंदिर जब नहीं था तो आपके दिल में जो भगवान राम बैठे हैं, क्या उनका आकार छोटा था? कोना सही था। बात, बिल्कुल सही बात। इस देश के घर घर में राम पूजते थे, हिंदू के घर में भी पूजते थे और मुस्लिम के घर में भी पूजते थे। इकबाल साहब ने तक कहा है इमाम हिंद राम को। कौन सा उर्दू शायर ऐसा है जिसने राम को यहां सलाम नहीं किया? तो ये एक भावना है राम की। दूसरी चीज जो आपने कही ना कि शंकराचार्य नाराज थे, क्यों नाराज थे? शंकराचार्य अपनी क्लासिकल नॉलेज, शास्त्रीय जो धर्म की जो शास्त्रीय जानकारी है, उस आधार पर नाराज थे। लेकिन मैं तो सिर्फ एक ही बात पूछता हूं कि जब तक मंदिर नहीं बना था और रामलला जी टेंट में विराजे थे, तो मंदिर बनाने का उद्देश्य क्या था बीजेपी का? बीजेपी ये कहती थी कि रामलला है टेंट में, तो हम उनके लिए एक घर बना के दे रहे हैं। अब जब घर बना दिया तो रामलला वो कहां गए किसी को नहीं पता। फिर वो दूसरे रामलला आके वहां बैठ गए, बालक राम। तो जब एक प्राण प्रतिष्ठा जिनकी ऑलरेडी है, जिनकी पूजा
होती थी रामलला की, वो रामलला मुझे नहीं मालूम, आप ज्यादा जानते हैं कि कहाँ होंगे, लेकिन दो दो प्राण प्रतिष्ठा वाले, ये तो हिंदू संस्कृति की नहीं कहती। शंकराचार्य भी, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की, बोले एक छत के नीचे दो प्राण प्रतिष्ठा वाला एक ही आत्मा कैसे हो सकती है? ठीक बात। ये एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जो कॉमन मैन को भी सोच समझ में आ रहा है कि हाँ, ये गलत क्या हुआ है। जिस रामलला को टेंट में बैठा था, उनको जो मंदिर देना था वो तो गायब ही हो गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हरियम पवार की कविता है, राम नहीं सत्ता के फेरे में, राम मिलेंगे शर्बरी के झूठे बेरों में। तो उस राम को तो इन्होंने कहीं दूसरी जगह कर दिया। लेकिन एक बात और है, जब रिजल्ट आया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने गए, तो तब जय श्री राम नहीं हुआ, तब जय जगन्नाथ हुआ। उसके बाद में एनडीए की बैठक में भी जय जगन्नाथ हुआ, तो उन्होंने राम को भी टाटा बाय बाय कर दिया। तुमने हमें हराया तो हमने तुम्हारा टाटा बाय बाय। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगला चुनाव वो उड़ीसा से लड़ने वाले हों, ये भी हो सकता है। तो उड़ीसा वाले भगवान जी का जो उड़ीसा एडिशन है, संस्करण है, उस संस्करण को पटाने की कोशिश हो, आप कह सकते हैं। लेकिन एक बात और भी है संजय, एक राम के बहाने एक बड़ी गंभीर बात हम लोगों ने करी है कि देखो, राम का मंदिर तो ठीक है, अपनी जगह जैसा है वैसा है, लेकिन लोकतंत्र का मंदिर बनाना बहुत जरूरी था। सही बात है। लोकतंत्र का मंदिर 10 वर्षों में चटका है, दरका है, टूटा फूटा है। तो लोकतंत्र के मंदिर में जो हमारे आराध्य बैठते हैं, उन आराध्यों के गरिमा, प्रतिष्ठा और सम्मान की बात है। और इस बात को भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने नहीं समझा है। बिल्कुल ठीक बात है। और जो स्थिति है अभी भी अहंकार की, आपने मनोहर लाल खट्टर को दो इंपॉर्टेंट विभाग के मिनिस्टर बना दिया, जिसने हरियाणा में लुटिया डुबो दी। चुनाव हरियाणा और महाराष्ट्र के सामने हैं। राजेश जी, क्या दोनों जगह पे जो हालात हैं वो और खतरनाक हैं? अगर ये दोनों जगह पे राज्यों में चुनाव हार जाती है बीजेपी, तो मोदी जी के चेहरे को ये मान लिया जाएगा कि अब ये चेहरा पुराना हो गया, अब ये अवतार नहीं रहे भगवान विष्णु के। देखिए संजय, हार तो वो पहली बार ही गए थे हरियाणा में। आपको याद है भारतीय जनता पार्टी ने किसके खिलाफ चुनाव लड़ा था? और जब चुनाव हो गए तो उसी प्रतिपक्ष को साथ में लेके आपने सरकार बना ली। ये कुछ वैसा ही होगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहे कांग्रेस से कि आओ हम और आप मिल जाते हैं और भारत सरकार चलाते हैं, ये वही तो किया हरियाणा में। तो हरियाणा में तो पहले ही हारी हुई थी। और दूसरी बात देखिए, बार बार वो अफसोस की बात यह है कि जब इनकी गाड़ी लोकतंत्र की पटरी से, गाड़ी जो है पटरी से उतरती है, तब ये खेल होता है। इन्होंने मनोहर लाल को बनाया, इन्होंने रघुवर दास को झारखंड में बनाया, वहां क्या हुआ आप बताइए? जब आप जेब से नेता निकालते हैं, परंपरा ये नहीं कहती, परंपरा ये कहती है कि विधायकों की अनुमति से, सर्वानुमति से, बहुमत से अपना नेता, अपना मुख्यमंत्री उनको चुनने दिया जाए। अगर आलाकमान चाहता है तो भी विधायकों की राय तो लो, लेकिन यहां तो मोदी जी की जेब से मुख्यमंत्री निकलते हैं। गुजरात और उत्तराखंड में तो देखिए 3-3, 4-4 बदल गए। सही बात, 3-3 है ना। तो ये एक अजीब सी बात है, ये एक बहुत अच्छी परंपरा नहीं है और इसका भारत के लोकतंत्र का जो मतदाता है वो देख रहा है। ये आसानी से माफ नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ठीक बात है राजेश जी, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। आपने इतना कीमती समय दिया मुझे, बहुत बहुत आभार। थैंक यू। ये थे राजेश बादल जी, और हम लोग चर्चा कर रहे थे कि लोकतंत्र के इस मंदिर को सुंदर कैसे बनाया जाए, कौन कौन लोग हैं, और स्पीकर की भूमिका पर एक गंभीर सवाल राजेश जी जैसे सीनियर जर्नलिस्ट खड़े कर रहे थे। मुझे इंतजार रहेगा आपकी राय का कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।